सो सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन, है ना, ये बेसिकली वर्क एनर्जी पावर, ये चैप्टर और रोटेशन, ये सब बहुत क्लोजली रिलेटेड है और बाइफरकेट करना बहुत पॉसिबल नहीं होता है। बहुत बारी कॉन्सेप्ट इसका उसमें यूज होता है। जैसे हम लोग सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट एक जब हम लोग कर रहे थे वर्क एनर्जी पावर, तो वहां पे वो जो एक रॉड था, उस रॉड, स्टैंडिंग रॉड, है ना, उसका हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी निकालना था, तो वहां पे हम लोग सेंटर ऑफ मास की कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे थे। तो इसीलिए ये सब चैप्टर्स को साथ में ही करना चाहिए, एक दूसरे जगह, मतलब एक का दूसरे में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है ना। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या है सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम और कोलिजन। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, अगर बेसिक समझो कि कोई भी एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी मतलब देखो, दो तरीके का ऑब्जेक्ट हम लोग देखे थे, एक पॉइंट मास ऑब्जेक्ट था और एक ऑब्जेक्ट जिसका कुछ डायमेंशन होता है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका कोई डायमेंशन होता है उसको रिजिड बॉडी कह रहे हैं, मतलब कई सारे पॉइंट मास को जोड़ के वो रिजिड बॉडी बनता है। अब उस रिजिड बॉडी पे अगर तुम कहीं पे फोर्स लगा रहे हो, है ना, तो उसका हर एक जो पॉइंट है, वो हर पॉइंट जो है बिहेव करेगा कुछ डिफरेंट टाइप से। तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो सारे पॉइंट्स मिला के एक रिजिड बॉडी बना है, हम लोग उस पूरे रिजिड बॉडी को एक पॉइंट मास पे कॉन्सेंट्रेटेड मान के, अगर हम उस फोर्स को उस पॉइंट मास पे लगाएं, तो जो इफेक्ट आएगा, सेम इफेक्ट आए अगर जैसे रिजिड बॉडी पे फोर्स लगाए हैं, तो हम उस पॉइंट मास को उस पूरे रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहते हैं। मतलब हमने उस पूरे रिजिड बॉडी को एज्यूम कर लिया कि वो पूरा मास एक पॉइंट पे इकट्ठा है, और जो भी ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है या जो भी मोशन हो रहा है, वो मोशन उस पॉइंट मास का भी वैसा ही होगा उस फोर्स को लगाने से, कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने से, जैसा कि उस रिजिड बॉडी का होता। सो until now we studied law of motion and other laws for only translational motion of a body. Strictly speaking, we have applied Newton's second law for particles only. मतलब कि हम लोगों ने उनको पॉइंट मास समझा, और है ना, पार्टिकल्स के लिए ही हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाया। When a rigid body undergoes a combined motion, all the particles do not move in identical fashion. Despite the complex motion of particles of body, there exists a single point known as center of mass, which represents translational motion of the body. ठीक है, तो it moves as if all mass of the body were concentrated there and if all the external forces were acting at that point. मतलब कि हम एक रिजिड बॉडी लेते हैं, उस रिजिड बॉडी में कई सारे पॉइंट मासेस हैं, अगर हम एक फोर्स लगा रहे हैं कहीं पे, राइट, तो ये पूरा जो एक एक सेंटर ऑफ मास, मतलब एक पूरे बॉडी को अगर हम लोग एक सेंटर, एक पॉइंट मास से इस पूरे मास m को रिप्रेजेंट करें, तो इस पे जो ये फोर्स लगाएंगे, तो इस पॉइंट मास का मोशन और इस रिजिड बॉडी का मोशन अगर सेम रहता है, तो ये पॉइंट मास उसका सेंटर ऑफ मास कहलाए, है ना। तो इट इज एज्यूम दैट द होल मास हैज बीन कॉन्सेंट्रेटेड एट दिस पॉइंट। सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन क्या कह रहा है? द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल मूव्स एज दो इफ इट वेयर अ पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू दैट ऑफ द होल सिस्टम। इस पूरे सिस्टम के बराबर मास का एक पार्टिकल है, स्मॉल पॉइंट मास है ना, विथ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग डायरेक्टली ऑन इट। मतलब जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे लग रहा है, मान लो F1 लग रहा है या F2 लग रहा है, ये डायरेक्टली इस पॉइंट पे अगर ये लगेगा, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे, है ना, F1 F2 सब मिला के, so center of mass is that point in the body at which the total mass of the body is supposed to be concentrated for description of linear motion of the body. तो rigid body because linearly नहीं move करेगा, तो हम लोग इस पूरे मास को एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड मानते हैं, है ना, जहां पे सेंटर ऑफ मास जो है उस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड हो। नाउ न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर हम न्यूटन सेकेंड लॉ एज्यूम करें, तो कंसीडर अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल है, एक m1 है और दूसरा m2 है।
इस पे फोर्सेस लग रहा है, एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, इस पे F2 फोर्स लग रहा है, राइट. सो दे आर एक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, एक F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल. इस पे दो फोर्स लग रहा है रेस्पेक्टिवली. M1 पे F1 लग रहा है, M2 पे F2 लग रहा है. इन एडिशन टू इंटरनल फोर्सेस F12 एंड F21. और इसके अलावा इन पे F21 मतलब फोर्स ऑन सेकेंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट. F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकेंड ऑब्जेक्ट. तो ये F21 और F12 ये जो फोर्सेस हैं ये इंटरनल फोर्सेस है, और F1 एक्सटर्नल और F2 एक्सटर्नल ये एक्सटर्नल फोर्सेस है. और इनका जो पोजीशन है किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे, इसका पोजीशन वेक्टर R2 हो गया और इस वाले मास का पोजीशन वेक्टर R1 हो गया. Now their accelerations are defined as A1 is equal to d2 r1 by dt square and A2 is d2 r2 by dt square. ठीक है. Now according to Newton's second law of motion, we know that sum of all the forces acting on one, है ना, फर्स्ट वाला M1 पे जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं, एक F12 लग रहा है और F1 एक्सटर्नल लग रहा है, तो F12 प्लस F1 एक्सटर्नल इज इक्वल टू M1 A1, मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन. उसी तरह सेकेंड ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सबको लगाओगे, दैट इज इक्वल टू M2 A2. इन दोनों को ऐड कर दोगे, F12 प्लस F21, देखो F21 इधर लग रहा है, F12 इधर लग रहा है, इन दोनों का सम जो है ना एक दूसरे को कैंसिल कर देगा. F12 प्लस F21 इज इक्वल टू 0 होता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इक्वल एंड ऑपोजिट है. F1 एक्सटर्नल प्लस F2 एक्सटर्नल इज M1 A1 प्लस M2 A2. इसका मतलब क्या हो गया, देखो न्यूटन थर्ड लॉ से ये दोनों कैंसिल हो गया और ये 0 हो गया. और इसका मतलब क्या है, सम ऑफ ऑल द नेट external forces, sum of all the external forces is equal to M1 A1 plus M2 A2. Now suppose the total mass of the system is capital M, है ना, पूरे मास मतलब सिस्टम का M1 plus M2 कैपिटल M है. So if we consider a point mass capital M, that is center of mass, whose acceleration is A, so net external force will also be equal to M into ACM, right? So ये जो है इक्वेशन, और इस इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर दो क्योंकि LHS दोनों का इक्वल है, तो इससे क्या आ जाएगा, MACM इज इक्वल टू M1 A1 प्लस ऑफ M2 A2, राइट. तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देखो MACM इज M1 A1 प्लस M2 A2, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, M1 A1 प्लस M2 A2 और M से डिवाइड कर देंगे. तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ये फॉर्मूला हो गया. अब RCM मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है. हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या है, d2r by dt स्क्वायर, है ना. एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर, सो M1 R1 प्लस M2 R2 by M1 प्लस M2 है ना. ये हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इससे हमारा RCM जो है दिस इज इक्वल टू, राइट, इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर ले रहे हैं, है ना. तो हमारा RCM जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, position vector of center of mass is M1 R1 plus M2 R2 divided by M1 plus M2. ये position vector of center of mass का फॉर्मूला होता है. नाउ इक्वेशन, तो जहां पे मान लो जैसे ये जो M1 है इसका पोजीशन वेक्टर R1 है, M2 है उसका पोजीशन वेक्टर R2, और इनका सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब इन दोनों का मास अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पे लाई कर रहा था, तब जो हम लोग एक्सटर्नल F नेट एक्सटर्नल लगाते हैं और उसमें एक्सेलरेशन होता है, वो सेम एक्सेलरेशन होगा जब M1 और M2 पे इंडिविजुअल फोर्सेस लगेंगे. तो ये जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है इसका, दैट इज इक्वल टू M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. So equation 8 defines the position of center of mass at which total mass M1 plus M2 is supposed to be concentrated. Similarly, velocity of center of mass can be defined as, इसको अगर differentiate कर दोगे तो velocity of center of mass is equal to M1 V1
प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, ये एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। तो ये तीन फॉर्मूलेज हैं जो तुमको याद रखने हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. अब सेंटर ऑफ मास ऑफ एन पार्टिकल सिस्टम, मतलब कई सारे पार्टिकल्स हैं। यहाँ पे तो दो पार्टिकल्स हम लोग किए थे, A1 और 2। अगर मान लो हमारे पास एन पार्टिकल्स हैं और उन सब का सेंटर ऑफ मास हम लोग कहीं पे पॉइंट एम पे मानते हैं, और इन ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स हैं R1 R2 Rn, उनका पोजीशन वेक्टर R1 मतलब सॉरी M1 M2 Mn, ये सब जो अलग अलग मास के ये पार्टिकल्स हैं, इनका पोजीशन वेक्टर्स हो गया R1 R2 Rn, राइट। तो इसका जो इस पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स जो n पार्टिकल सिस्टम है, उसका जो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर होगा वो हम लोग इस फॉर्मूला से लेके आएंगे। जो वहां पे दो के लिए था उसी को एक्सटेंड कर देते हैं। वहां m1 r1 प्लस m2 r2 बाय m1 प्लस m2 था, यहाँ पे m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और अप टू mn rn, ये सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 mn तक सबको ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर आ गया। इसी को अगर हम लोग समेशन में लिखते हैं तो mi समेशन ऑफ mi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का देगा। So position vector of center of mass is mi divided by mi. So summation of mi is, adding each of these. So here m is total mass of the system, right? So r center of mass is 1 by m summation of mi ri, ठीक है। तो ये समेशन ऑफ mi क्या हो गया, सबका मास को जोड़ के, तो दैट इज समेशन ऑफ mi बाय कैपिटल M भी हम लोग लिख सकते हैं। कैपिटल M को बाहर कर लेंगे तो 1 बाय m और अंदर समेशन ऑफ mi इंटू ri, वो चीज यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये तो हम लोग देखो जो है ना पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में हम लोग लिख रहे हैं। अगर हम लोग को एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये हम लोग को पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास को एक्स आई, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास आई प्लस वाई सेंटर ऑफ मास जे, जे सेंटर जेड सेंटर ऑफ मास के, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, थर्ड का x3 y3 z3 और nth का xn yn zn है ना। तो अगर सेंटर ऑफ मास का हम लोग को x कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो दैट विल बी x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 mn xn, और इसको m1 से लेके mn तक ऐड करके डिवाइड कर देते हैं। सो इसको हम लोग समेशन के साइन में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ mi xi बाय समेशन ऑफ mi। उसी तरह यहाँ पे y कोऑर्डिनेट लिखना है समेशन ऑफ mi yi बाय समेशन ऑफ mi। z कोऑर्डिनेट में लिखना है समेशन ऑफ mi zi बाय समेशन ऑफ mi। तो ये हमारा x सेंटर ऑफ मास, y सेंटर ऑफ मास और z सेंटर ऑफ मास। क्लियर है बच्चों? ये सारे फॉर्मूलेज हैं, अभी एप्लीकेशंस देखोगे तो फिर और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। उसी तरह वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो जैसे हम लोग अभी बात कर रहे थे, जो डिराइव भी किए थे, तो आर सेंटर ऑफ मास ये है, इसको अगर हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ, तो हमारा ये देखो v सेंटर ऑफ मास हो जाएगा m1 v1 m2 v2 और mn vn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, राइट। और उसी तरह एक्सेलरेशन निकालना है तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो रिलेशन है इसको डिफरेंशिएट कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमारा
acceleration of center of mass is m1 a1 m2 a2 m3 a3 up to mn a divided by m1 plus m2 plus m3 up to mn. ठीक है, ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर हम लोग को निकालना है तो एम वी सेंटर ऑफ मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1 v1 m2 v2 अप टू mn vn. मतलब जो टोटल जो मोमेंटम है दैट इज p1 प्लस p2 प्लस p3 अप टू pn. तो ये हमारा रिलेशन है, ये तीन रिलेशन है जैसे कि शुरू में भी मैंने बताया था. ये तीनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट से लिखते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो पार्टिकल्स हैं वो सारे अलग अलग सेपरेट जो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स हैं उसके वहां पे उन जगहों पे हम लोग इसको, जैसे डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है तो एक मास डिस्क्रीट मासेस है, एक m1 एक अलग जगह पे है, m2 अलग जगह पे है, m3 अलग जगह पे है, उन सब का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तब ये फॉर्मूलेज हम लोग अप्लाई करते हैं. ठीक है. सो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो सेंटर ऑफ मास के बारे में. पहला ये है कि देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट सेंटर ऑफ मास, है ना. तो जो, हाँ जी ईशान. सर सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर लाया करता है ना? जरूरी नहीं है. तुम्हारे पास एक रिंग है मान लो, है ना, एक रिंग है इस तरीके का, ये रिंग का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा लेकिन यहाँ पे तो कोई बॉडी है ही नहीं ना. बॉडी मतलब जो रिंग है उसमें पूरे में तो मान लो आयरन का रिंग है तो ये आयरन तो इतने दूर ही होगा, ये तो हवा है ना, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है. तो सेंटर ऑफ मास कोई जरूरी नहीं है उस बॉडी के बीच में लाई कर. ठीक है. ओके सर. मोस्ट ऑफ द केसेस में तुम देखोगे बॉडी के अंदर ही लाई करता है. खास बस ये जो जितने ये हॉलो वाली चीजें हैं ना उन सब में देखोगे कि वहां पे कुछ भी नहीं है फिर भी सेंटर ऑफ मास वहां लाई कर रहा है ना. मान लो क्रिसेंट ऑफ मून एक ऐसा ले लेते हैं, इसका भी जो सेंटर ऑफ मास होगा कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इस पॉइंट पे लाई कर रहा है. तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, जो भी चीज है वो तो यहाँ पे, राइट. तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास जो है बॉडी के बाहर हो गया. सो देयर मे और मे नॉट बी एनी मास प्रेजेंट फिजिकली एट द सेंटर ऑफ मास. कोई जरूरी नहीं है वहां पे कोई बॉडी है. इट मे बी इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी, है ना. इट्स पोजिशन डिपेंड्स ऑन द शेप ऑफ द बॉडी. फॉर ए गिवन शेप इट डिपेंड्स ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास विद इन द बॉडी एंड इज क्लोजर टू मैसिव पार्ट. तो अगर हम लोग ये बात करें कि दो पार्टिकल है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो इन दोनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा, है ना, m1 और m2 का, बिकॉज m2 का मास m1 से अगर ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास m2 के ज्यादा नजदीक होगा, राइट. तो वही चीज लिख रहा है, क्लोजर टू द मैसिव पार्ट. For symmetrical bodies having homogeneous distribution of mass, it coincides with center of symmetry of geometrical center. तो जो सिमेट्रिकल बॉडीज होती हैं, है ना, मान लो एक सर्कुलर डिस्क है तो इसका जो एक्सिस होगा, ये दोनों एक्सिस जो दो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो जहां पे मीट करता है वहां पे इसका सेंटर ऑफ मास होता है. दूसरा, if we know the center of mass of the system and their masses, we can get the combined center of mass by treating the parts as point particles placed at their respective center of masses. ठीक है. Now, it is independent of the coordinate system. Example, center of mass of a ring is at its center, whatever be the coordinate system. तो एक रिंग का सेंटर ऑफ मास इसके यहाँ पे लाई करेगा, चाहे तुम कोऑर्डिनेट सिस्टम इसको लो चाहे यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम लो, सेंटर ऑफ मास तो उसके बीच में ही लाई करेगा. The sum of moments of masses of system about the center of mass is always zero. मतलब जो रोटेशनल टॉर्क हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमेशा रोटेशनल टॉर्क जीरो होगा क्योंकि पूरा मास तो वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है. इसीलिए टॉर्क जब हम लोग निकालते हैं, क्या ये हम लोग रोटेशन वाला पार्ट है, जब बाद में रोटेशन करेंगे तब इस पॉइंट को ज्यादा क्लियरली समझ में आएगा. चलो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना. इसके आगे हम लोग जो
फॉर्मूलेस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह है जो अभी आज हम लोग फॉर्मूले किए हैं, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना, कल की क्लास में। ठीक है बच्चों, चलो बाय एंड टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir.